हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था और जिसमें से एक हम लोगों ने अवधारणा पढ़ा था जिसको बोला जाता है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा। उसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्य और द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा तथा क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। यही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी देखिए। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा तो आपको बता देते हैं कि हम लोगों को हड़प्पा के विषय में पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हड़प्पा की खोज से संबंधित बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है। हड़प्पा के नामकरण की बातें भी हम लोग कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग हड़प्पा के उद्भव की बात करेंगे कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ और इसके उद्भव की 3 विधियाँ मुख्यतः मानी जाती हैं। मुख्यतः कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ मानी जाती हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक डिस्कस कर लिया है जिससे क्या बोला जाता है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा। इस उत्पत्ति की अवधारणा के अनुसार, एक मिनट देखिए, इस अवधारणा के अनुसार मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा के अनुसार कहा क्या जाता था कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता की मतलब सिंधु घाटी की ओर प्रस्थान किया गया और यहाँ की जलवायु के आधार पर इन लोगों ने एक विकसित सभ्यता को जन्म दिया। यही माना जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग कहाँ पे आए थे? सिंधु घाटी में आकर के इन्होंने एक नई सभ्यता बसाई थी जिसे क्या कहा गया? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। और अगला हमारा कौन सा सभ्यता है? अगला हमारा जो अवधारणा है उसका नाम है आर्य तथा द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। इसकी थोड़ा बात करेंगे कि आर्य तथा द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा बेसिकली है क्या। देखिए, आर्य तथा द्रविड़ आर्य तथा द्रविड़, एक मिनट, द्रविड़ आर्य तथा द्रविड़। तो देखिए, इस अवधारणा को मानने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं? तो इसमें से जो हैं के.एन. शास्त्री हैं। कौन है? के.एन. शास्त्री। और कौन है? एस.आर. राव हैं, एस.आर. राव। और कौन है? टी.एन. रामचंद्रन है, रामचंद्रन। यही कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं जो इस विधि को मानते हैं, यानी कि इस अवधारणा का समर्थन करते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इस अवधारणा का बात करते हैं थोड़ा। देखिए, इस अवधारणा के अनुसार अगर बात किया जाए तो क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग बेसिकली भूमध्य सागरीय प्रदेश से आए थे। क्या कहा जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग बेसिकली भूमध्य सागरीय प्रदेश से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? भूमध्य सागरीय प्रदेश से। देखिए, ये किस आधार पर ये लोग कहते हैं, बताते हैं आपको। बेसिकली हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पर 70% जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, जनसंख्या थी, जो 70% जनसंख्या वो भूमध्य सागरीय मूल के थे। कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय मूल के थे। इस कारण के से यह अवधारणा विकसित हुई कि जो हड़प्पा के निवासी हैं वो लोग भूमध्य सागर से आए हुए थे, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों से आए हुए थे। इसका मेन बात यही है। देखिए, कुछ आधार हैं जिसके अनुसार हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो आर्य भी कहाँ से माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेशों के ही माने जाते हैं। इसी आधार पर देखिए, कुछ बातें हैं जिसके आधार पर मेन तो क्या कहा गया कि जो
हड़प्पा के लोग थे वो लोग कहाँ से आए हैं, भूमध्य सागर प्रदेशों से आए हुए हैं। तो बेसिकली क्या कहा गया कि भौगोलिक निरंतरता के आधार पर, किसके आधार पर, भौगोलिक निरंतरता के आधार पर सप्त सैंधव क्षेत्र मुख्यतः आर्यों का मुख्य क्षेत्र था। यही था ना, भौगोलिक निरंतरता के आधार पर सप्त सैंधव क्षेत्र आर्यों का मुख्य क्षेत्र था। यानी कि आर्यों की मुख्य भूमि क्या थी, सिंधु घाटी जो है आर्यों का प्रमुख क्षेत्र था। और वहीं क्या हुआ, हड़प्पा क्षेत्र भी विकसित हुआ, उससे पहले था। तो क्या कहा जाता है कि जो आर्य और द्रविड़ लोग थे हड़प्पा में निवास करते थे वो लोग भी भूमध्य सागरी ही थे। और जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग भी क्या हैं, भूमध्य सागरी हैं। लगभग 70% जनसंख्या क्या थी, भूमध्य सागरी यानी कि द्रविड़ मूल की थी। इस आधार पर यह माना गया कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो आर्य और द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, यानी कि उनकी उत्पत्ति आर्य तथा द्रविड़ प्रजातियों से हुई। और देखिए कुछ बातें ऐसी है जो कि इस अवधारणा को नकार देती है। देखिए कुछ अंतर भी हैं दोनों सभ्यताओं में। बेसिकली एक साइड हम लोग लिख देते हैं आर्य या द्रविड़, क्या लिखते हैं, आर्य लिख देते हैं, और एक साइड लिखते हैं सिंधु के नागरिक। इन्हीं के बीच में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रमुख अंतर देखेंगे। तो देखिए मुख्यतः अगर नगरों की बात किया जाए, नगर की बात किया जाए तो आर्य जो थे उनका नगर कैसा था, तो ग्रामीण नगर था आर्यों का। और सिंधु सभ्यता के लोगों की बात की जाए तो यह पूर्ण रूप से क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और उपकरणों की बात किया जाए, किसकी बात, उपकरणों की बात करें हम लोग तो जो वैदिक सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, इसके लोग लोहा का यूज करते थे। और क्या यूज होता था, कांसा यूज होता था। और क्या होता था, लोहा कांसा ज़्यादातर क्या यूज होता था, तो लोहा ज़्यादातर यूज होता था। और पत्थर भी यूज होता था, पाषाण के औजार भी यूज होते थे। लेकिन वहीं सिंधु घाटी की बात करिए हम लोग तो यहाँ पर क्या था कि ज़्यादातर पत्थर का भी यूज होता था और कांसा का ज़्यादा यूज होता था। लेकिन लोहे से ये लोग क्या थे, अपरिचित थे, लोहे का यूज नहीं करते थे ये लोग। और फिर क्या अंतर था मुख्यतः, तो घोड़े की हम लोग बात करें, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सॉरी जो आर्य सभ्यता के लोग थे वो लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे। लेकिन वहीं सिंधु सभ्यता की बात करें तो घोड़े के उतने साक्ष्य नहीं मिले हैं। एकाक स्थान पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर ये हम लोग नहीं कह सकते घोड़े की मतलब कि उपलब्धता बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। लेकिन हाँ परिचित थे, लेकिन नाम मात्र के। और फिर प्रमुख अंतर बात करें तो देखिए लिपि की बात करें तो जो वैदिक संस्कृति थी वो मुख्यतः पूर्ण रूप से लिपि से क्या थी, अपरिचित थी। लिपि नहीं था, क्या नहीं था, जो लिपि है वो वैदिक सभ्यता में नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि था। और यही बात करें भाव चित्रात्मक लिपि उस समय की प्रमुख लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में यूज किया गया है। जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो इस काल में ये लोग लिपि से परिचित नहीं थे। अर्थात ये लोग जो थे, शिक्षा प्रणाली इनकी जो थी, पढ़ने की जो व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से किसके आधार पर था, तो मौखिक आधार पर ही होता था वैदिक सभ्यता में। अब आप समझ गए होंगे कि मुख्यतः क्या अंतर हैं। तो इन कारणों से, इन अंतरों के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि आर्य और द्रविड़ उत्पत्ति की जो अवधारणा है यह पूर्ण रूप से हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को समझाने में असफल रहती है। अतः यह विधि क्या है, पूर्ण रूप से मान्य नहीं है। फिर आखिर तीसरा विधि कौन सा है, तो तीसरा विधि आपको थोड़ा समझाते हैं, जिसका नाम क्या है, क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा, इसका क्रमिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक के बाद एक, किसके बाद, एक के बाद एक, यानी कि क्रम से, यानी कि पहले
यह जो सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी और धीरे धीरे इसमें विकास होते 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 क्या हुआ कि यह आगे चलते हुए नगरीकरण की ओर बढ़ते बढ़ते हड़प्पा जो सभ्यता था वह उसके अपने चरम अवस्था में पहुंच गया था। विकास की चरम अवस्था में यह हड़प्पा सभ्यता में पहुंच गया था। ठीक है, अभी देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। चलिए देखिए, क्रमिक उत्पत्ति देखिए क्रमिक उत्पत्ति इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसके अनुसार देखिए एक आपको बात बताते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग मुख्यतः यह कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह पहले से भी थी। हड़प्पा सभ्यता क्या है, पहले से भी थी, जिसमें मेहरगढ़ आप जानते हैं। मेहरगढ़ यह कब की सभ्यता है, 8000 BC की, 8000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। मेहरगढ़ का जो नगर है 8000 ईसा पूर्व का है, अर्थात यह हड़प्पा के क्षेत्र वाले इलाके में ही था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व हड़प्पाई स्थल। एक बात करते हैं हड़प्पा के विषय में, तो जो प्रारंभ में हड़प्पा है, जो हड़प्पा संस्कृति है आपकी, इसे देखिए मुख्य 3 या 4 चरणों में हम लोग बांटते हैं। एक तो आपका है प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, और एक क्या है, विकसित हड़प्पा। क्या है, विकसित हड़प्पा है। और फिर एक है पतन के पश्चात हड़प्पा, यानी पतनशील हड़प्पा, सॉरी हड़प्पा पतनशील। और एक क्या है कि पूर्व हड़प्पा, छोड़ दीजिए उसको। देखिए हड़प्पा के काल निर्धारण को हम लोग बेसिकली मुख्यतः तो 3, लेकिन आमतौर पे क्या बताते हैं, 4। एक क्या है पूर्व हड़प्पा, और फिर क्या है प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और पतनशील हड़प्पा। यह क्या है, 4 इसके कालखंड हैं। हड़प्पा को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके बताते हैं, समझाते हैं कि हड़प्पा का उदय यानी कि हड़प्पा का विकास कैसे हुआ और कैसे हड़प्पा आगे चलते चलते एक विकसित शहर के रूप में, एक सुनियोजित शहर के रूप में उभर कर सामने आया और फिर कैसे उसका पतन हो गया। बात करते हैं। देखिए जो आपका है हड़प्पा स्थल, अगर बात करें तो देखिए कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं कि हड़प्पा जो है आपका, वहाँ पर प्रारंभ से ही क्या थे, क्षेत्र बसे हुए थे, क्षेत्र थे जो बसे हुए थे। प्रारंभ में भी कुछ ग्रामीण संस्कृतियाँ वहाँ पर उपलब्ध थी। कैसी संस्कृतियाँ, ग्रामीण संस्कृतियाँ उपलब्ध थी। जैसे में कौन कौन सी ग्रामीण संस्कृतियाँ, देखिए अभी हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियों की, तो इसमें कुछ प्रमुख आते हैं। जैसे कौन सी संस्कृतियाँ हैं, देखिए सोथी संस्कृति आती है पहले नंबर पे। कौन सी संस्कृति है, सोथी संस्कृति। और कौन सी संस्कृति है, तो देखिए एक है झुक्कर झांगर। क्या है, झुक्कर झांगर संस्कृति, ये ईरान की संस्कृति है। और कौन सी संस्कृति है, आमरी मुंडी गक संस्कृति, आमरी मुंडी गक संस्कृति। ये कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं जिसके आधार पर क्या कहा जाता है कि जो हड़प्पा आपका संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता है, प्रारंभ में यह ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी और अपने विकास की ओर बढ़ते हुए, विकास के रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे यह क्या हुआ, एक सुनियोजित शहर के रूप में बनकर सामने आया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोथी संस्कृति जो है उसकी क्या विशेषताएं पाई गई हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको बता दें
कि जो सोथी संस्कृति है बेसिकली राजस्थान की संस्कृति है। हमारा पूरा जो ध्यान है लगभग सोथी संस्कृति को ही लेकर है। देखिए सोथी संस्कृति कहाँ की है, तो राजस्थान की। क्या यहाँ पे समानताएं पाई गई उसकी बात करते हैं। यहाँ से देखिए मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं। मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। और इस मृद भांड के ऊपर हम लोग बात करें, अगर मृद भांड के ऊपर बात करें तो जो है कि पीपल का पत्ता, किसका डिजाइन है, पीपल का पत्ता की डिजाइन है, पीपल का पत्ता है, उसी का डिजाइन किया गया है इस मृद भांड के ऊपर। और यह जो सोथी संस्कृति में जो यह डिजाइन पत्ता मिला है, सॉरी यह जो डिजाइन मृद भांड मिला है पीपल के पत्ते का, वही सेम टू सेम डिजाइन कहाँ पे पाया गया है, हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया है। इसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि सोथी जो संस्कृति है विशेष रूप से, सोथी संस्कृति विशेष रूप से हड़प्पा के उद्भव का भी एक कारण है। यानी कि सोथी संस्कृति को आगे बढ़ने पर, इसके विकास की अवस्था में बढ़ते बढ़ते हड़प्पा सभ्यता का भी उदय हुआ है। लेकिन यह एक छोटी संस्कृति जिसके आधार पर यह हम लोग मान नहीं सकते कि इसी के आधार पर पूर्णतः हड़प्पा का उदय हुआ है। लेकिन आमतौर पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा में कई छोटी छोटी संस्कृतियों का, ग्रामीण संस्कृतियों का मिश्रण था, जो आगे बढ़ते हुए विकास के रास्ते पर चलते चलते एक सुनियोजित शहर के रूप में उभर कर सामने आया। और फिर देखिए कुछ और बात बताते हैं आपको। अन्य कई हड़प्पाई स्थल हैं जिसमें से आमरी मुंडी गक है। कौन सा है, आमरी मुंडी गक। ये जो स्थल है यहाँ से भी क्या पाए गए हैं, हड़प्पा के, एक मिनट थोड़ा सा, सॉरी देखिए खुल गया। देखिए आमरी मुंडी गक जो स्थल है यहाँ से भी हड़प्पा, प्राक हड़प्पाई चरण के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पाई चरण का मतलब क्या है कि प्रारंभिक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं इस स्थान से। और अन्य भी कई स्थल हैं जहाँ से हमें हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्रमिक रूप से नहीं मिलते हैं। देखिए क्यों, जैसे लोथल है आपका, क्या है, लोथल है, इस ये भी अपने आप में क्या है, एक विकसित शहर था। लोथल क्या है, विकसित है। लेकिन आपको बता दें लोथल जो है बेसिकली यह क्या है, व्यापार से संबंधित स्थल है, मुख्यतः व्यापार से, वो भी समुद्री व्यापार से संबंधित स्थल है। इसलिए क्या हुआ कि व्यापार के कारण यहाँ पर जो विकास हुआ वो अचानक से हुआ है। इसका भी जो विकास है वो अचानक से हुआ है, क्योंकि जहाँ पे व्यापार अधिक होता है, मुख्यतः जहाँ पे व्यापार का यह क्या था, केंद्र था, इसलिए यहाँ का जो विकास हुआ वो बहुत ही तेज़ी से हुआ, जिससे यहाँ पर प्राक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और कुछ हैं ऐसे स्थान जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो के आसपास का इलाका हो गया, और मेहरगढ़ जो है उधर क्या है, वहाँ पे लगभग तीनों चरण के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा के। ठीक, तो इन कारणों से हम लोग यह मानने में लगभग सफल हो जाते हैं कि जो हड़प्पा का उदय हुआ, सोथी संस्कृतियाँ और जो इसके समकालीन ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, इनके क्रमिक परिवर्तन का ही परिणाम था। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों स्थलों को समझ लिया। ठीक है, देखिए अभी 19 मिनट हो गया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए उद्भव को हम लोगों ने देखा है। अभी उद्भव बेसिकली 3 तरीके से माने गए हैं। एक तो मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा थी, एक आर्य तथा द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा, और क्या है, क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा, जिसमें हम लोगों ने सोथी संस्कृति और भी कई संस्कृतियों की बात किए हुए हैं। और फिर देखिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। किसकी बात करते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। तो देखिए विस्तार की बात कर लेते हैं एक बार।
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। यह जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार एक देश में नहीं बल्कि तीन तीन देशों में था। कितने देशों में? 3 देश में। वो कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से देश? एक तो आपका है इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिसमें से सबसे कम स्थल जो है अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा स्थल भारत में पाए गए हैं। और यह जो सभ्यता है आपको बता दें लगभग प्रारंभिक में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में व्यापक थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी और वर्तमान में अगर बात की जाए वर्तमान के हिसाब से तो यह बढ़ कर के 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है वर्तमान में अगर बात करें हम लोग। और स्थल कितने हैं? तो लगभग 1500 स्थल पाए गए हैं। कितने स्थल? 1500 स्थल पाए गए हैं। तो आप समझ लें लगभग यह एक बड़ी संख्या में स्थल पाए गए हैं। तो 1500 स्थल में अगर बात करें अफ़गानिस्तान में, देखिए पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान का प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, लेकिन उससे पहले विस्तार की बात करते हैं शॉर्ट में। एक बार देखिए अगर हड़प्पा की बात करें तो देखिए एक मिनट इंडिया का मैप है या नहीं, मैप पे आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। इंडिया का मैप लेते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग ये स्लाइड जोड़ दिया है और देखिए हम अब डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा जो स्थल है आपका कहाँ से कहाँ तक विकसित है, सॉरी कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है यानी फैला है। देखिए ये है आपका इंडिया का बॉर्डर, ठीक। और देखिए ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, ये जो एरिया है आपका ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक। इतना जो है आपका इतना एरिया जो है आपका पाकिस्तान के पास है। और इसके ऊपर बात करें अगर हम लोग तो इसके ऊपर जो है अफ़गानिस्तान है, इसके ऊपर अफ़गानिस्तान का एरिया है। सॉरी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। देखिए इसके ऊपर कौन है? अफ़गानिस्तान है, ठीक। और ये जो है आपका ये आपका इंडिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है आपका सिंधु घाटी जो है जो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक बेसिकली फैली हुई है। तो देखिए ये आपका यूपी है, इधर यहाँ पर यूपी है, यूपी तक फैला और दक्षिण में महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ है लगभग इतने क्षेत्रफल में। ये देखिए लगभग इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है 3 देशों में। कितने देशों में? 3 देशों के इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं यह काफ़ी बड़ा एरिया है। और इसमें से देखिए सिंधु नदी आपको दिखाते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पर है बेसिकली। देखिए सिंधु नदी जो आपका यहाँ से निकल कर यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में सॉरी अरब सागर में गिर जाती है। और फिर देखिए ये सिंधु नदी है आपका और यहाँ से गंगा नदी आती है आपकी जो किधर चली जाती है और फिर
यहाँ बीच में आपका सरस्वती नदी है जो कि राजस्थान में बहती हुई जाती है। ठीक, ये पहले थी लेकिन अब सरस्वती नदी नहीं है। इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादातर एरिया है वो इसी में पाए गए हैं। ठीक, और फिर ये है अफगानिस्तान। यहाँ पर 2 एरिया पाए गए हैं। कितने एरिया हैं? 2 एरिया हैं। इनका नाम देखिए, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। इसमें से एक स्थल जो है उसका नाम है शोरतुघई। क्या नाम है? शोरतुघई। सॉरी, थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं हम मोबाइल में, तो शोरतुघई है। प्लस एक और स्थल है जिसका नाम क्या है? मुंडीगक। मुंडीगक, शोरतुघई प्लस मुंडीगक, ये 2 स्थल कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में पाए गए हैं। ठीक, और फिर देखिए बात करते हैं कि पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं पाकिस्तान के? तो देखिए पाकिस्तान में बेसिकली 3 जगह पाए गए हैं। पाकिस्तान के 3 राज्यों में जो है सिंधु घाटी के प्रमुख क्षेत्र पाए गए हैं। वो कौन कौन सा? एक तो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में पाए गए हैं। और एक कहाँ पाए गए हैं? एक आपका सिंध प्रांत में पाया गया है और एक पंजाब प्रांत में पाया गया है। 3 क्षेत्र में। देखिए आपको एक शॉर्ट में दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये आपका पाकिस्तान हो गया। क्या हो गया? ये पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान का देखिए ये वाला जो एरिया है ये सिंध है, ये वाला एरिया पंजाब है। ये एरिया क्या है? पंजाब है। ये एरिया बलूचिस्तान है और ये एरिया बलूचिस्तान है। और ये एरिया क्या है? सिंध है। ये पंजाब है। ठीक, और फिर बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए हैं मुख्यतः, मतलब महत्वपूर्ण स्थल, तो जो आपका सिंध प्रांत देख रहे हैं मोहनजोदड़ो इसी में है। सिंध का जो मोहनजोदड़ो है सिंध में ही पाया गया है। और फिर देखिए सूतका गिंडोर, सूतका गिंडोर, और फिर एक स्थल है सूतका कोह और बालाकोह। सूतका कोह और बालाकोट, बालाकोट, ये 3 स्थल कहाँ पाए गए हैं? बलूचिस्तान में। ये 3 स्थल किसके हैं? बलूचिस्तान प्रांत में पाए गए हैं। और फिर देखिए सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, आपको बताया मैंने, मोहनजोदड़ो, और क्या पाया गया है मोहनजोदड़ो के बाद? तो मोहनजोदड़ो के बाद चनहुदड़ो भी है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो है। और कोटदीजी, कोटदीजी, ये 3 प्रमुख स्थल कहाँ पाए गए हैं? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में ये 3 स्थल पाए गए हैं। और पंजाब से बात करें तो हड़प्पा प्रमुख स्थल है। पंजाब में हड़प्पा प्रमुख स्थल है। ये हो गया कुछ प्रमुख स्थल। अब देखिए ये वीडियो लगभग काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बता देते हैं कि उससे पहले हमने देखिए पढ़ना क्या क्या था। देखिए हम लोगों ने खोज पढ़ लिया। नामकरण, उद्भव और विस्तार तो मैंने बताया। प्रमुख स्थल देखिए, प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं, प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और
एक वीडियो होगा सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।